हम शाम को आने। हाँ हाँ, आप हमें कॉल कर दीजिए। कब मनाओगे दिवाली की छुट्टियाँ? अरे बाजार तुम तो पीछे बैठे हो, क्या हो रहा है? विजयनगर हो गया ना कंप्लीट? नहीं पढ़ना हम लोग को है। और नहीं आते सर लगा दो। क्या हुआ? अच्छा प्रशासन वगैरह सब हो चुका है ना इसके अंदर? कुछ बचा नहीं है, विजयनगर तो कंप्लीट है। ये देखो, ये थी देवदासी प्रथा, जो उस दिन बता रहा था आप लोगों को। मंदिर में नृत्य प्रणाली होती थी, इसी को देवदासी प्रथा कहते हैं। हाँ, ये है विरूपाक्ष मंदिर जो वहाँ पे सेटल्ड है इस समय। इसके बारे में बात की थी हम लोग ने, ठीक है। ये हजारा टेम्पल है, ये भी वहीं पे सेटल्ड है, हजारा टेम्पल। आगे फिर लोटस टेम्पल है, ठीक है। इसकी आर्ट एंड कल्चर जो है, कला है, वो पढ़ेंगे कि किस डिजाइन में बना है, कैसा बना है, जब कला एवं संस्कृति पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। बहमनी साम्राज्य, आज इसी की बात करनी है हम लोगों को, ठीक है। बहमनी साम्राज्य देखिए, 2 फेजेस का एम्पायर पूरा का पूरा। इसके बारे में अगर बात करोगे तो थोड़ा सा मैप के अंदर देख लो, ये जो डार्क रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा का पूरा बहमनी एम्पायर था, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमने जो बात की थी उस दिन, ये सब क्या था? विजयनगर एम्पायर था। तो बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत क्लियर है, जो उस दिन हम लोग ने बाउंड्रीज को क्लियर करके बताया था। यहाँ पे एक जगह लिखी थी गुलबर्गा, ठीक है। कहाँ पड़ता है गुलबर्ग? बताया था मैंने ना, कर्नाटक आ गया, ठीक है। इसी के ऊपर एक जगह पड़ती थी बीदर, बीदर बोलते हैं, बीदर भी कर्नाटक के अंदर ही पड़ता है। तो आगे चल के बहमनी एम्पायर के जितने भी आप कैपिटल्स या मेन राजधानियां देखोगे, वो मेन राजधानियां कहाँ देखने को मिलेंगी? इन 2 जगहों पे, ठीक है। सबसे मेजर तो ये राजधानी है, ज्यादातर शासकों ने इसी को चुना था और गुलबर्ग ही राजधानी रहा काफी लंबे समय तक।
बाद में चल के कुछ शासकों ने इसको बदल के बीदर कर दिया था, क्योंकि वो लोग अपना वर्चस्व थोड़ा उत्तरी इलाके के अंदर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका यहाँ पे राजधानी परिवर्तन देखेंगे। लेकिन ये जो एरिया आपको दिखता है, ये पूरा का पूरा, इसी एरिया के बीच में यहाँ पे एक पूरा का पूरा रीजन जो हम लोगों ने बात की थी, रायचूर दोआब, है ना, रायचूर दोआब, तुंगभद्रा दोआब, ये वाला दोआब का रीजन इसके अंदर पड़ता था। अब ये वाला रीजन तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि बहमनी के कंट्रोल में है, दिख रहा है ना मैप के अंदर, तो यही लग रहा है बहमनी के कंट्रोल में। लेकिन ये बहमनी का वो मैप दिखाया गया जिस समय बहमनी सबसे ज्यादा पावरफुल था और सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ था, ये उस समय का मैप दिखाया गया। ये एरिया कभी कभी यहाँ भी आता रहा और कभी कभी इन लोग के पास में भी जाता रहा, तो इसको लेके लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करें अगर यहाँ पे, तो रायचूर और तुंगभद्रा दोआब, इन दोनों दोआब को लेके ही ये लगातार प्रॉब्लम होती थी और इसी प्रॉब्लम की वजह से ही इस पूरे विजयनगर और बहमनी के बीच में हम लोग टसल देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं बहमनी एम्पायर की। बहमनी एम्पायर की अगर बात करें तो ये वो एम्पायर है जिसको हम लोग दो फेजेस में पढ़ेंगे। पहला फेज इसका 1347 से लेकर 1527 तक है। ठीक है, और दूसरा फेज है 1528 से 1687। इन दो पार्ट में डिवाइड करने का कोई मतलब बता सकता है? दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, इसका कोई सेंस होगा, कुछ मतलब होगा, कोई बता सकता है कोई? 1527 तक अलग पढ़ रहे हैं, 1528 से फिर अलग पढ़ रहे हैं। हाँ, बाबर तो 26 में आ गया था, 26 में आ चुका था। 28 से हम लोग इसको डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि बहमनी साम्राज्य जो था 1347 से 1527 तक एक पूरा का पूरा हम लोग कह सकते हैं कंबाइंड एम्पायर के फॉर्म में चला है। मतलब ये एम्पायर वो था जो अभी डिवाइड नहीं हुआ था, अनडिवाइडेड एम्पायर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अनडिवाइडेड एम्पायर मतलब वो एम्पायर जो विकसित नहीं हुआ है, ना स्वतंत्र राज्य उसके अंदर डिवाइड हुए। तो ऐसा राज्य जो था वो ये पूरा का पूरा हम लोग इस फेज में पढ़ते हैं 1347 से 1527 तक। आफ्टर 1527 क्या हुआ, ये पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य था वो कुछ स्वतंत्र राज्यों में डिवाइड हो गया। जैसे बीदर एक अलग स्वतंत्र राज्य बन गया, ठीक है, गोलकोंडा एक अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। इसी तरीके से टोटल मिला के 5 डायनेस्टीज यहाँ से निकलती हैं, लाइक एमशाई डायनेस्टी निकलेगी यहाँ पे, अभी देखोगे आगे पढ़ेंगे आप। तो ये तमाम क्या हुआ यहाँ पे, जब अनडिवाइडेड एम्पायर है तो हम लोग 1347 से 1527 तक पढ़ लेंगे और 1528 से 1687 तक हम लोग पढ़ लेंगे जब एम्पायर का स्वतंत्र रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो तरीके से एम्पायर को डिवाइड किया गया। ये 1687 के अंदर ये एम्पायर जो था वो मुगलों ने अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया था। मुगलों ने अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया था। कौन था मुगल बादशाह? औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब ने 1687 में इस साम्राज्य को पूरा अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो माना जाता है बहमनी साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, क्योंकि मुगलों ने इसे अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया था। विजयनगर का अंत कैसे हुआ था? तालीकोटा, चलो ठीक है, उसके बाद में भी लगभग 100 साल और चला है। हाँ, अराविडू वंश तो उसके बाद ही आया ना, तो अराविडू वंश भी आगे तक चला है। उसका अंत कैसे हो गया पूरा का पूरा? कब अंत हुआ था विजयनगर का? महाराणा प्रताप ने मिला लिया था। ठीक है, चलो कुछ हद तक अंत कब हुआ था? अभी तो पढ़ के आए हो, पीछे तो पढ़ा है। विजयनगर एम्पायर का अंत कब हो गया था? 1647 1646-47 ठीक है, वही है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इस समय राजा कौन था भारत में? नहीं, मुगल राजा पूछ रहा हूँ। अब मुगल राजा कौन था? औरंगजेब से पहले कौन था? जहांगीर, शाहजहां था ना। औरंगजेब से पहले शाहजहां था ना, तो शाहजहां इस समय शासन कर रहा था। कुछ हिस्सा विजयनगर एम्पायर का शाहजहां ने किया और ज्यादातर हिस्सा इसका मराठास ने अपने में मिला लिया था। तो ऐसे इसका अंत हुआ था, ध्यान रखिएगा। हमने अंत के कारण भी पढ़े थे पीछे, अगर आप लोग ने उसको ध्यान से देखा होगा तो अंत के कारण भी पढ़े थे। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य देखिए,
दक्कन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से विघटित होकर एक राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, जिसको हम लोग बहमनी साम्राज्य कहते हैं। शुरू में ये मुगलों के अंडर ही था जब इसकी स्थापना हुई, उसके बाद में काफी समय तक मुगलों का इसके ऊपर प्रभाव रहा। लेकिन दिल्ली सल्तनत का एक साम्राज्य था जो पूरा का पूरा साउथ तक फैला हुआ था। अगेन फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक साम्राज्य और टूटा, जैसे विजयनगर टूटा था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उसी के बाद में एक साम्राज्य और टूटा जिसको हम लोग बहमनी साम्राज्य बोलते हैं। ठीक है, बहमनी साम्राज्य मुस्लिम शासकों का एक साम्राज्य था जिसको हसन गंगू नाम के इंडिपेंडेंट रूलर ने इसको स्वतंत्र कराया था। ठीक है, हसन गंगू इसका नाम इसलिए बोला जाता है, इसने अपने टाइटल के नाम, एक्चुअल में नाम इसका हसन गंगू नहीं है। ठीक है, इसने अपने टाइटल के आगे गंगू जो लगाया था वो एक ब्राह्मण जो व्यक्ति थे उनके ये संरक्षण में रहा काफी समय तक, और उनसे इसने काफी शिक्षा भी ली थी, और उनके अंपायर के अंदर ये अपने तमाम तरीके की, जैसे सेना को किसी भी तरीके की सेवाएं देते हैं, वो सेवाएं भी देता रहा काफी समय तक। इस वजह से इसने गंगू नाम को यूज किया वहां पे, और एक स्वतंत्र पूरे के पूरे राज्य की यहाँ पे स्थापना की। ठीक है, हुआ क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या करते थे शासक पहले, जैसे इक्तादारी प्रथा चला करती थी। उसके बाद हम लोग ने कल या जो लास्ट क्लास था उसके अंदर हम लोग ने न्यायांकन प्रणाली भी पढ़ी। ठीक है, ऐसी तमाम प्रणालियां क्या होती थी, राज्यों के अंदर अलग अलग कुछ लोगों को अपॉइंट कर देना जो पूरे राज्य की राज व्यवस्था देखा करेंगे, ऐसा होता था। तो इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने साम्राज्य में कुछ ऐसी व्यवस्था लागू की थी, और उस व्यवस्था को बोला क्या जाता था, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ होगा, अमीर-ए-सदा। ठीक है, अमीर-ए-सदा का मतलब ये होता था कि वो प्रांतों में जो प्रांत उसके कंट्रोल से दूर थे उन जगहों पे क्या करता था, अमीर-ए-सदा नाम का एक सर्वोच्च व्यक्ति नियुक्त कर दिया करता था, और वो सर्वोच्च व्यक्ति क्या करता था, उस पूरे साम्राज्य की देखरेख करता था, तमाम कर व्यवस्था को यहाँ पे लागू करता था, और कर कलेक्टर भी किसको देता था, राजा को जाके दे दिया करता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब यहाँ पे अपॉइंट किया तो महमूद गवाह यहाँ पे अपॉइंट हुआ था। कहाँ पे, जो गुलबर्ग का रीजन है, यहाँ पे कौन अपॉइंट हुआ था, महमूद गवाह अपॉइंट हुआ था। महमूद गवाह ने अपॉर्चुनिटी देखी कि मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों से जब विजयनगर जा सकता है तो ये भी साम्राज्य को हम लोग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनका टसल चला करता था। एक्चुअल में थे मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल में ये लोग, लेकिन उसके बाद में भी विजयनगर साम्राज्य लगातार परेशान करता रहता था किसको, इनको, गुलबर्गा या बीदर वाले रीजन को। इनकी कंप्लेंट, 100 कंप्लेंट के बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक इनकी बात नहीं सुनते थे। तो महमूद जो बेसिकली ये है कौन, हसन गंगू। हसन गंगू ने क्या सोचा, हसन गंगू ने सोचा अपना खुद का साम्राज्य लेके खुद ही स्थापित करके उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने क्या करा, एक पूरा नया साम्राज्य शुरू कर दिया। ठीक, तो ये स्वतंत्र राजधानी इसकी क्या होगी, गुलबर्गा, जैसे मैंने बताया शुरू में गुलबर्गा ही राजधानी रही है इसकी। ठीक, इनका एक्चुअल में नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। इन्होंने अपने नाम के आगे हसन गंगू लगाया, इस उपनाम से इन्हें जाना जाता है बेसिकली, लेकिन पूरा नाम इनका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ठीक है, तो गंगू एक टाइटल की तरह बीच में लगाया गया है बस। ठीक, इसके बाद में देखिए कि जब इस काल के अंदर इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी, तो मैंने जैसे बताया आपको, रायचूर दोआब के पूरे पश्चिमी इलाके के अंदर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। रायचूर दोआब का पश्चिमी इलाका मतलब क्या हो गया, इस पूरे इलाके को आप काउंट अप नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ यहीं तक की बात हो रही है, इस इलाके की बात होगी, आगे चल के एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रायचूर का जो पश्चिमी इलाका था, उस पूरे पश्चिमी इलाके के अंदर इन्होंने इस सल्तनत को यहाँ पे स्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए, इस सल्तनत को यहाँ पे स्थापित करने के बाद में इनको काफी सारे संघर्ष देखने पड़े जो आसपास के और स्वतंत्र राज्यों से देखने को मिल रहे थे। इस साम्राज्य के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इतिहास के ऊपर है। इसके प्रशासनिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बताऊंगा सब मैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर नहीं पूछे जाते हैं। एक्चुअल में इससे जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि शासक जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके कौन से शासक कब किस समय में रहे और कौन से शासक सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे, और आगे चल के इमादशाही डायनेस्टी या जो भी अलग अलग डायनेस्टी बनी यहाँ पे, उन डायनेस्टी के बारे में क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर उतना पता है तो सफिशिएंट है पीसीएस और आईएएस के लिए। आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन मैंने बताया था विजयनगर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा जरूर विजयनगर से रिलेटेड। ठीक, हाँ, विजयनगर से रिलेटेड याद आया, क्वेश्चन मैंने दिए नहीं ना आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं दिए थे ना।
क्वेश्चन तो विजयनगर के किए नहीं हम लोगों ने, बैमनी पे आ गए पहले। चलो कुछ लगा लो 5-10 क्वेश्चन, उसके बाद में फिर आते हैं, सिंपल सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इसको, उसके बाद में आते हैं। संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय सेकंड। हुक्का फर्स्ट तो नहीं बोलना कोई, हरिहर फर्स्ट तो नहीं। चलो ठीक है, डी हो जाएगा देवराय सेकंड। तुलुक वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय KDR। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अराविदु वंश का सबसे महान शासक श्रीरंगा या तिरुमाली? श्रीरंगा थर्ड। ठीक है, श्रीरंगा थर्ड ही सबसे महानतम शासक था इसका। ठीक है, उसी को बोला जाता है। विजयनगर का दौरा करने वाले यात्री निकोलो कोंटी कौन से देश से हैं? निकोलो कोंटी इटली। ठीक है, इटली से। निकोलो कोंटी, अरे कैसे याद कर लो। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? पहला यूरोपीय यात्री विजयनगर की यात्रा करने वाला। हाँ, उसे लिस्ट लिखवाई है ना पूरी की पूरी यात्रियों की। निकोलो कोंटी इटली से। अब्दुल रज़ाक कहाँ से? हाँ, पर्शिया, बेसिकली फारस से। ठीक है, तो फिर वहां से तो पहला यात्री जो करने वाला था वो निकोलो कोंटी ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निकोलो कोंटी ही है। किस यात्री ने सबसे पहले विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन किया था? विजयनगर में सती प्रथा, मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था उस दिन जब मैं आपको क्लास ले रहा था कि यहाँ की महिलाएं बहुत कुशल होती थी, और वो महिलाएं जो थी हर तरीके के जो कार्य आप सोच सकते हैं उसको कुशल थी। ठीक है, और वो वॉर फील्ड में भी जाती थी युद्ध लड़ने के लिए, हर क्षेत्र में भी। तो मैंने कहा यहाँ पे सती प्रथा का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा धूमिल सा होता दिखाई देता, मतलब सती प्रथा करेंगी क्यों यहाँ पे जब खुद महिलाएं वॉर फील्ड में जा रही हैं, तो ये बड़ा धूमिल सा। लेकिन उसके बाद में भी इस स्टेटमेंट को किसी एक राइटर ने यूज किया कि हमने तो वहां पे सती प्रथा होती देखी है। कौन सा ऐसा राइटर था जो ऐसी बात कर सकता है? निकोलो कोंटी होगा। अब सबका आंसर निकोलो कोंटी होगा। ये बेसिकली अब्दुल रज़ाक है। ठीक है, अब्दुल रज़ाक ने इस प्रथा का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, सती प्रथा के बारे में बोला हुआ है। निकोलो कोंटी किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? देखिए, देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय फर्स्ट के काल में। विजयनगर का दौरा करने वाले अब्दुल रज़ाक किस देश के मूल निवासी थे? अभी फारस बात हो गई, पर्शिया। ठीक है, अब्दुल रज़ाक के शासक के शासनकाल में विजयनगर आए देवराय सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विजयनगर जैसा शहर पूरी दुनिया में ना तो आंखों से देखा जाता है और ना ही कानों से सुना जाता है? ये लाइन लिखी थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये लाइन लिखी हुई थी, ऐसे ही लिखी थी, उसी को क्वेश्चन बताया। दो ही है बस, बाकी दो तो फालतू में लिखी है। आंसर बेसिकली इसका जो है वो निकोलो कोंटी ही है। ठीक है, विजयनगर का दौरा करने वाले बारबोसा किस देश के मूल निवासी थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, बारबोसा पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान बारबोसा ने विजयनगर का दौरा किया था? कृष्णदेव राय। कहाँ है कृष्णदेव राय? ठीक है, हाँ, नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी? तेलुगु। वेरी गुड। विजयनगर के शासकों द्वारा किस देवता की पूजा की जाती थी? सबको भी माना करते थे, विरूपक्ष जो इसमें लिखा है
तीनों ऑप्शन बहुत करीबी हैं, विष्णु, शिव और विरूपक्ष। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में तो सारे लोग आते हैं, संगम वंश भी आता है, ठीक है, और संगम वंश वाले तो भगवान शिव की पूजा करते थे। दोनों का है, बी और सी। वो ऑप्शन में नहीं रखा। हाँ? विरूपक्ष। देखो जिन शास्त्र ये पूछा, अगर इस तरीके के देखो क्वेश्चन पूछ लिए जाए, वैसे तो आंसर इसका विष्णु भी हो सकता है, शिव भी हो सकता है और विरूपक्ष भी हो सकता है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए इस तरीके के, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन के साथ में जाया जाता है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी चारों ऑप्शन सही दे देता है, या पीसीएस में भी ऐसा होता है। जब चारों सही आते हैं तो सबसे क्लोजेस्ट ढूंढा जाता है। तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, 3 वंशों ने लगातार भगवान विष्णु की पूजा की है। जो मेजोरिटी वंश है वो किसी कर रहे हैं, भगवान विष्णु की कर रहे हैं। और विरूपक्ष भी फॉर्म किसकी है, भगवान विष्णु की ही है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे यहाँ पे, विष्णु के साथ में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे विष्णु करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य में राजकुमार के राज्याभिषेक को क्या कहा जाता था? सिंपल है, बहुत पढ़ाने की जरूरत नहीं। सी वाला कौन बोल रहा है? अयंगर कौन था? अयंगर से वो था जो 12 जिलों में, 12 जिले नहीं, 12 जो गांव थे, बड़े बड़े ग्रुप ऑफ विलेजेस थे, उनका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो अयंगर था। पोलीगर कौन था? अयंगर प्रणाली का उच्च अधिकारी पोलीगर कहलाता था, ठीक है। इसको और भी एक नाम देते हैं, नायक नाम देते हैं। अरे वाह, याद कर लिया तुम लोग तो सब। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पट्टाभिषेक, ठीक है, पट्टाभिषेक हो जाएगा। देख देख के बता, ये याद हो। चलो, विजयनगर साम्राज्य में कौन सी संस्था केंद्रीय प्रशासन का हिस्सा नहीं थी? शब्द देखिएगा, नहीं थी, केंद्रीय प्रशासन का हिस्सा नहीं थी। कैंसिल मत करो यार, काउंसिल कौन सी होगी बताओ? मेजोरिटी। अयंगर प्रणाली पे बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये तो बात था ही। इसको हटा दे, मंत्री परिषद भी हटा दे। हर साम्राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद बनती है, होती है। फिर अब एक जनरल काउंसिल बची है। जनरल काउंसिल मतलब सामान्य परिषद की बात हो रही है। सामान्य परिषद का मतलब हो गया ये जो मंत्री परिषद है, ये सबको सपोर्ट करने के लिए एक सामान्य परिषद भी तो होती है। तो वो सामान्य परिषद को क्या हटा दो, बचेगा क्या? ठीक है, रॉयल काउंसिल इज द करेक्ट आंसर। अयंगर व्यवस्था में कितने अधिकारी थे? 12। अयंगर अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई अपनी टिप्पणी देगा? और कोई अपनी टिप्पणी देगा? बताया था मैंने आपको। चलो, एक थी सेंट्रल में गवर्नमेंट, जिसको हम लोग केंद्र बोलते थे। एक थी प्रांतों में, ठीक है, प्रोविंस। यहाँ पे तो राजा का खुद किंग, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के राजा यहाँ पे हुआ करते थे। यहाँ पे कौन होता था? पोलीगर या नायक। नायक ही तो अपॉइंट करता था अयंगर को, यहाँ से थोड़ी होता था अपॉइंट, यहाँ से अपॉइंट होता था अयंगर। क्या हो जाएगा? प्रांतीय सरकार द्वारा, ठीक है, डायरेक्ट केंद्र नहीं कर रहा है। केंद्र ने प्रांतों के अंदर पहले से नायक बैठा के रखे हुए, अब नायक अपॉइंट करेंगे अयंगर को, ठीक है। हाँ जी, ध्यान रखिए। विजयनगर साम्राज्य से सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी? उस दिन आयातित वस्तुएं भी लिखाई थी और निर्यातित वस्तुएं भी लिखाई थी, दोनों बताई थी। निर्यात की जाने वाली वस्तु
गया सर काली मिर्च थोड़े मतलब थोड़े ज्यादा मंगाते थे हम लोग, ठीक है। हमारे पास मसाले ज्यादा थे तो हम लोग काली मिर्च निर्यात करते थे, ठीक है। सोना भी ज्यादा नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, काली मिर्च को निर्यात किया। ठीक, इनमें से कौन सबसे अधिक विजयनगर साम्राज्य द्वारा आयात किया जाता था, आप बताओ। आप थोड़े हो जाएगा। पहले का क्वेश्चन का आंसर तुम लोग पहले दे दिए थे। चलिए मिलान करिए। हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव है और देवराय प्रथम है। अब आगे पढ़ लीजिए। ने विजयनगर के लिए उड़ीसा जीता, पहला। दूसरा, फिरोज शाह बहमनी से पराजित होकर तुंगभद्रा पर बांध भी बनवाया, ठीक। तीसरा, ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। 14, ने श्रीलंका के लिए एक अभियान भेजा। मैच करो, एक भी मैच कर ले जाओगे आंसर मिल जाएगा। अगर गलत हुआ तो क्या? सही लग रहा सर, क्योंकि कृष्णदेव राय के इसकी जो सेना थी इसी में मुसलमानों की भारी संख्या बढ़ती गई थी। देवराय ने श्रीलंका बनाया। अरे इसमें सबसे पॉपुलर राजा कृष्णदेव राय याद है आपको? कृष्णदेव राय के कार्य याद है आपको? कृष्णदेव राय ने क्या किया था, कोई कार्य याद है आपको? हाँ, अभियान नहीं भेजा। अभियान तो पहले से श्रीलंका में तो शासन कर ही रहे हैं, अभियान नहीं भेजा जाएगा। सोचो क्या हो सकता है। फिरोज शाह बहमनी से पराजित तो हो नहीं सकते, कृष्णदेव राय हुए भी नहीं, कहीं भी देखने को नहीं आया, ठीक। बात करें विजयनगर के लिए उड़ीसा जीता। विजयनगर के लिए उड़ीसा मैंने गजपति शासकों की बात की थी। गजपति शासक जो थे उस समय, तो हम लोग बात किए थे शुरू में कि हरिहर सेकंड के ही समय में गजपति साम्राज्य को मिला लिया गया था, ऐसा हुआ था, ठीक है। कृष्णदेव राय की सबसे जो पॉपुलर चीज थी वो यही थी, उसने साम्राज्य के अंदर सभी तरह के लोगों को भर्ती किया था, जिसमें मुस्लिम सैनिक सबसे सर्वाधिक हुआ करते थे, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ भी था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कृष्णदेव राय के बारे में, वहां पे लिखा भी था। और देवराय प्रथम ने श्रीलंका के लिए अभियान भेजा था, ठीक है, जो ये जीते भी थे वहां पे जाके। तो ये वही है सी जो आप लोग पहले बोल रहे थे, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। किसने अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी? कृष्णदेव राय, ठीक है। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर की हार के लिए कौन जिम्मेदार था? राम राय तय। राम राय राजा थे या कोई और राजा था? सदाशिव राव यहाँ पे राजा थे। उन्होंने राम राय को अपना सेनापति के तौर पे युद्ध के लिए भेजा था, और राम राय ही बेसिकली करता रहता था इस समय पूरे के पूरे इस साम्राज्य के अंदर। तो माना जाता है कि राम राय के समय में ही हारे थे। राजा का इस वॉर से कोई ज्यादा लेने देने वाला नहीं था, ठीक। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के स्तंभों में पाया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन था? पढ़े थे ना उस दिन की जो स्तंभ थे, उसके अंदर जब एंट्री करते थे मंदिर टेम्पल में एंट्री करते थे तो वहां पे एक एनिमल बना होता था। कौन सा था? घोड़ा बना हुआ होता था, ठीक है। घोड़ा एनिमल वहां पे देखा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दीवार के शिलालेखों का एक उदाहरण है जिस पर रामायण और महाभारत की कहानियां खुदी हुई हैं? विठल स्वामी टेम्पल, ठीक है। विठल स्वामी टेम्पल के अंदर जाके देखोगे तो तमाम ऐसे आलेख लिखे हुए आपको मिलेंगे। इमादी नरसिम्हा की हत्या के बाद तुलु वंश का राजा कौन बना? अब ये है क्रोनोलॉजी। वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा ये लिख रखा है ब्लॉग में, ठीक है। वहां से मैच करिएगा, देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजशाही था। भूमिगत साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था।
हाँ, राजशाही मतलब मोनार्की, दोनों ही होगा। राजशाही थी, राजशाही का एक मतलब ये भी होता है, हाँ, राजशाही का एक मतलब ये भी होता है कि वंश के आधार पर ही राजा का चुनाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वंश के आधार पर वंशानुगत हुआ करता था, तो राजशाही तो थी। दूसरा, भूमिगत साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, ठीक है। यहाँ देखिए शब्द लिखा हुआ है महत्वपूर्ण, अगर यहाँ पे मात्र लिखा होता तो गलत हो जाता है, ठीक है। शब्द को समझिएगा, भूमिगत साम्राज्य के लिए राजस्व का एकमात्र स्रोत था, नहीं, बहुत सारे बताए थे मैंने आपको, तो अगर एकमात्र लिखा होता गलत हो जाता, एक महत्वपूर्ण लिखा हुआ है तो सही माना जाएगा, ठीक है। शब्दों को समझिएगा, जरूरी नहीं स्टेटमेंट सेम लिखे हुए हैं। अगला देखिए निम्नलिखित बहमनी राजा का विवाह देवराय प्रथम की पुत्री से किससे हुआ था? अच्छा क्वेश्चन, फिरोज शाह बहमनी। अभी आगे पढ़ोगे भी आप लोग बहमनी साम्राज्य में। बहमनी साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक जो था फिरोज शाह बहमनी, उसी के विवाह संबंध देखने को मिलते हैं। विजयनगर पर कितने राज्यों ने शासन दिया? 4 लोगों ने किया, 4 लोगों ने किया। कौन कौन? संगम, सुलूक, तुलूक और अराबिड। अच्छा, कौन था हाथी शिकारी? या हाथी शिकारी किसको बोला जाता है? देवराय द्वितीय को बोला जाता है, ठीक है, देवराय सेकंड। कौन सा विदेशी यात्री हरिहर प्रथम के दरबार में आया था? हरिहर प्रथम समझ लो कौन सा समय काल है? सबसे पहला, ठीक है, संगमों से स्टार्टिंग हुआ है, सबसे पहला। निकोलोडी कोटी में वापस आ जाए, लॉक कर दिया जाए। इब्ने बतूता कभी आया विजयनगर? नहीं आया, पता नहीं, आपको क्या पता? आया होगा, बताया है, इतिहास में लिखा है, ठीक है। ये चारों यात्री आए हैं विजयनगर की यात्रा में, ठीक है, चारों यात्री आए हैं, चारों। हाँ? नहीं, इब्ने बतूता अल-बर्नी है, मुझे आप बात अल-बर्नी, अबू अब्दुल्ला नहीं, वो ये नहीं। इब्ने बतूता, निकोलो डी कोटी, अब्दुल रज़ाक या डोमिंगो पेस, सबसे पहले आने वाला कौन था? इब्ने बतूता है, ठीक है, इब्ने बतूता होगा, क्योंकि इब्ने बतूता तुगलक साम्राज्य के अंदर पहले से ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और वो इस वजह से यहाँ पे आने वाला पहला यात्री भी माना जाएगा। किस विजयनगर शासक ने वैष्णववाद का पालन किया? वैष्णववाद का मतलब समझ रहे हो? सुलूक, तुलूक और अराबिडू तीनों वंश के शासक इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे तीनों वंश के शासक दिख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, तीनों वंश के शासक। ये सब पता याद कैसे होगा? जो लिस्ट बनाई है शासकों की आपने, वो इंपॉर्टेंट लिस्ट है। संगम में कौन कौन आ रहा है, सुलूक में, तुलूक में और अराबिडू में, जरूर याद कर लीजिएगा। सारे नहीं याद करिएगा, लेकिन देखिए कॉमन नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो कॉमन नाम तो आप लोग याद कर लीजिएगा। विजयनगर के शासकों में से किसने पुर्तगाली गवर्नर अल-बुकर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा और उसे भटकल में किला बनाने की अनुमति दी? कृष्णदेवराय के संबंध पुर्तगालियों से बहुत अच्छे थे। अब कुछ भी स्टेटमेंट आएगा तो लॉजिकली हम लोग ये बात समझ लेंगे कि हाँ, कि ये केटीआर के समय में ही ऐसा हुआ होगा, ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट सीवल द्वारा लिखित अ फॉरगॉटन एम्पायर किस साम्राज्य के बारे में है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे? बड़े और शक्तिशाली मंदिरों के पुजारी, घुड़सवार सैनिक, विशेष क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले सैन्य प्रमुख या केंद्रीय मंत्री? सी है, ठीक है, अभी बात भी कर ली थी हम लोग ने, पीछे डिस्कस किया था, विशेष क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले सैन्य प्रमुख। विजयनगर शहर का दूसरा नाम हम्पी, ठीक है, कैपिटल भी था और जाना भी जाता है। और कुछ विजयनगर का
और कुछ भी नाम बोला जाता था। विजयनगर का कैपिटल हम्पी था, तो हम्पी के हिसाब से जाना जाता है उसको, और कुछ भी बोला जाता है। ये नागलपुरम नीचे लिखा हुआ है, नागलपुरम लिखा हुआ है ना, तो विजयनगर का सेकंड नाम नागलपुरम भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कैपिटल हम्पी की वजह से बहुत पॉपुलर था, तो उसे हम हम्पी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नागलपुरम अगर हम्पी ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो नागलपुरम के साथ ही जाइएगा, ठीक है। अमुक्त माल्यादा किसकी रचना है? कृष्णदेवराय, ठीक है। कौन सी नदी विजयनगर के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है? तुंगभद्रा। इसी को लेके चल रहा था बवाल, ठीक है, इसी को लेके बवाल चल रहा है। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थान कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय महत्व का मतलब अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है वो कब रखा गया है? 1982। तालीकोटा की लड़ाई दक्कन के सुल्तानों के संगठन के बीच लड़ी गई थी। सदाशिव राय, ठीक है, यहाँ पे सदाशिव राय है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर से रिलेटेड है, साम्राज्य से रिलेटेड। हरिहर और बुक्का विजयनगर की स्थापना। महानवमी डिब्बा, राजा का महल, हजारा राम मंदिर, नई दिल्ली। ठीक है, ऊपर कुछ भी लिखा हो गलत तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है, चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हो, मैं पता है चाहे नहीं पता, लेकिन गलत तो पता है। वैसे ऊपर के भी आपको सब पता है, ये महानवमी डिब्बा नहीं पता था बस, ठीक है। ये वाला राजा का महल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को भी, ठीक है। अमर नायक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? अमर नायक व्यापारी थे। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं मनसबदारी प्रणाली से ली गई थी। अमर नायकों पर राजाओं का कोई नियंत्रण नहीं था। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। क्या ये व्यापारी थे? अमर नायक व्यापारी तो नहीं थे, शासन के लिए जाने जाते थे। पहली बात मनसबदारी प्रणाली कब आई बेटा? तो अकबर के समय में आई थी ना, अकबर के शासनकाल में। यहाँ हम लोग बहुत पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मनसबदारी उससे तो नहीं ली गई है। अमर नायकों पर राजाओं का कोई नियंत्रण नहीं था क्या? बिल्कुल था, राजा ही तो अपॉइंट कर रहा है अमर नायक को, तो नियंत्रण कैसे नहीं होगा? तो क्या दिख रहा है हमको? अमर नायक सैन्य कमांडर भी थे, टॉप ऑफ द ऑर्डर भी थे, जिन्हें राय द्वारा या राजा द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे, ठीक है। अष्टदिग्गजों को संरक्षण किसने दिया? कृष्णदेवराय। कौन सा कथन सत्य नहीं है? गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। यह एक शासक वंश का नाम था जो उड़ीसा में बहुत शक्तिशाली था, ठीक। दूसरा, दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता है। तीसरा, राय को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। यह एक शासक वंश का नाम था जो उड़ीसा में बहुत शक्तिशाली था। ये सही है एकदम, ठीक है। गजपति का मतलब ही यही होता है, हाथियों का स्वामी भी बोलते हैं। और ये तो हमने पढ़ा भी कि गजपति उड़ीसा में एक राजवंश था जिसको वहां पे विजयनगर साम्राज्य ने हराया था। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। दक्कन के सुल्तान कौन? इसकी बात हो रही है, बहमनी साम्राज्य के शासकों की, ठीक है। उनको अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। आते हैं इसके ऊपर, पहले नीचे वाला देख लेते हैं। राय को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता है। राय को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता है, सही है। राय का मतलब क्या होता है? बेसिकली राजा से होता है, ठीक है, सुप्रीम से होता है। और सुप्रीम का मतलब जो तमाम लोगों पर अपना वर्चस्व रखता है, ठीक है। और क्योंकि हमारे यहाँ की पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है हमारी, उस वजह से यहाँ पे राय का मतलब क्या निकाला जाता है? यही निकाला जाता है पुरुषों का स्वामी। मतलब अगर आप पुरुषों के ऊपर शासन कर रहे हो, सत्ता कर रहे हो, तो ये माना जाता है कि महिलाओं का शासन करो चाहे ना करो, आप ऑलरेडी शासन सत्य कर रहे हो, ठीक है। ये यहाँ की पैट्रियार्कल सोसाइटी की कह सकते हैं, पुराने समय में लोग ऐसा माना करते थे, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता था।
दक्कन के सुल्तानों को अशपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। ये सही है या गलत है? इसलिए ये गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दक्कन के सुल्तान बहुत ज्यादा घोड़ों को यहाँ पे मंगाया करते थे, ठीक है। उनको काफी ज्यादा यहाँ पे संरक्षण भी देते थे, घोड़ों को पाला भी करते थे। इन घोड़ों के लिए अलग तरीके के पूरे विभाग भी बना दिए थे उन्होंने पालने के लिए, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? घोड़ों का स्वामी बोला जाता है। तो बताइए कौन सा सत्य नहीं? इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच के भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रायचूर कहा जाता है। राक्षसी कांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565। कौन सा युद्ध है? तालीकोटा है, ठीक है। एक और बोलते हैं, नाम क्या बोलते हैं? बन्नाहट्टी का युद्ध। बन्नाहट्टी का युद्ध भी इसी को बोला जाता है, जगह थी वहां पे, ठीक है, इस वजह से बन्नाहट्टी। अरविंदो वंश का शासन किस स्थान से था? विजयनगर है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? निकोलो डी कोंटी इतावली थे जिन्होंने विजयनगर का दौरा किया था। अब्दुल रज़्ज़ाक को फारस के शासक द्वारा विजयनगर में भेजा गया। पुर्तगाल से बारबोसा, डोमिंगो पेस और नूनीज जो विजयनगर में 16वीं शताब्दी में आए थे, या इनमें से कोई नहीं? पहला देखो, निकोलो डी कोंटी इतावली मतलब इटली की बात ही है, ठीक है, ठीक है, इटली को ही बोलते हैं। तो इन्होंने विजयनगर का दौरा किया था, ठीक बात है ना, कोई गलत तो नहीं इसमें। अब्दुल रज़्ज़ाक को फारस के शासक द्वारा विजयनगर भेजा गया था। फारस से तो आया ना, वहीं के शासक ने भेजा होगा। पुर्तगाल से बारबोसा है, डोमिंगो पेस है और नूनीज है जो विजयनगर में 16वीं शताब्दी में आए थे। कब आए होंगे ये लोग? किसके शासन काल में आए होंगे? और क्या 16वीं शताब्दी में आए थे? 16वीं शताब्दी का मतलब तो समझ गए होंगे ना आप लोग। 1500 से बात हो रही है, 1599 तक यहाँ की बात हो रही है। और 1500 से 1599 के बीच में किस समय काल में आए, या उससे पहले ये लोग आ गए थे? बारबोसा पेस कृष्णदेव राय के समय में, केडीआर के समय काल में, सदाशिव राय के समय में। तो 1509 से 29 के बीच में ये दो शासक देखने को मिलते हैं, मतलब दो ट्रैवलर देखने को मिलते हैं जो केडीआर के समय काल के अंदर है। हाँ, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इसमें ये पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं है पूछा है या सत्य पूछा है, ये बहुत गलत कराता है क्वेश्चन। आप पढ़ोगे सही से एग्जाम के अंदर और सर्किल गलत कराओगे। हमेशा ये होता है 2-4 क्वेश्चन गलत होते हैं। उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसने विजयनगर की भव्यता और सुंदरता की तुलना रोम से की थी। वही निकोलो कोंटी है जगह, बताओ। विजयनगर की भव्यता और सुंदरता की तुलना रोम से की थी। अब्दुल रज़्ज़ाक सही है। हम्पी की सुंदरता, तो वही मतलब तो हो गया ना, विजयनगर की भव्यता और सुंदरता, ठीक है। चलो ठीक, अब्दुल रज़्ज़ाक की जमवती कल्याणम किस भाषा में लिखा गया नाटक था? हाँ, संस्कृत। जमवती कल्याणम संस्कृत के अंदर ही लिखा गया, ठीक है। 50 क्वेश्चन लगा लिया आप लोग ने, कांग्रेचुलेशंस। अभी कहाँ खत्म अभी तो शुरू। लेकिन अगर आप लोग ये 50 क्वेश्चन सही से लगा लेंगे तो आप लोग मतलब विजयनगर को समझ गए। ठीक है, मैं उस पर मैं बात बता रहा था, यहीं पे बात रुक गई थी। मैंने बताया था कि बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड शासक बहुत इंपॉर्टेंट है और उन शासकों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया है, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट शासक हैं सारे के सारे। इन शासकों को आप लोग अपने एक रफ पेज पे या कहीं नोट कर लीजिएगा।
चाहे फोटो ले लीजिए, जरूरी है, क्योंकि ये मैं शायद नोट्स में ना दूं। ओके, आप देख रहे हैं? अब ये कोई नहीं बोलेगा साइड से मिटा नहीं। ये फर्स्ट फेज है 1347 से 1526 वाला, ठीक है। इसके बाद में सेकंड फेज शुरू हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग तमाम स्वतंत्र राज्यों को पढ़ते हैं, ठीक है। वो स्वतंत्र राज्य भी बता दूंगा अभी, आदिल शाही, इमाद शाही, निजाम शाही, ये सारे के सारे स्वतंत्र शासन। हो गया? चलो देखो, बताया जैसा मैंने, राजधानी कर्नाटका थी, ठीक है। और द्वितीय राजधानी में हमेशा बीदर का नाम आता है, तो गुलबर्गा और बीदर ये इसकी राजधानी थी। फिर पूछ लिया गया राजभाषा क्या थी, तो यहाँ पे राजभाषा क्या है? मराठी। ध्यान रखिएगा, राजभाषा मराठी है। यहाँ पे कोई उर्दू, फारसी ऐसी कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है। यहाँ की लोकल भाषा ही यहाँ की जो है वो कैपिटल लैंग्वेज है, ठीक। हाँ, मध्यकाल का ये एक मुस्लिम साम्राज्य माना जाता है। यहाँ पे जितने भी शासक हुए वो सारे के सारे मुस्लिम शासक हुए। जैसे हम लोग मान करते थे विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था, ये मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है। इन दोनों में आपस में टसन चलता ही रहा। यहाँ की मुद्रा के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ की मुद्रा पूर्ण थी। ध्यान रखिएगा, मुद्रा यहाँ की पूर्ण थी, पूर्ण मुद्रा यहाँ पे चला करती थी। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। मराठी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं मुस्लिम साम्राज्य है तो उर्दू या फारसी जैसी भाषा यहाँ पे चला करती होंगी, लेकिन यहाँ पे लोकल भाषा चल रही है जो यहाँ की मराठी भाषा हुआ करती थी, ठीक है। तो मराठी भाषा यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। 2-3 पॉइंट है, जल्दी जल्दी लिख लो ऐसे।
राजधानी तो बता ही दिया था, भाषा लिखनी है, बस मुद्रा लिखनी है। अब जैसा लिखा वैसे ही नहीं नोट करना होता है ना। एग्जैक्ट जैसा लिखा उसको लाइन टू लाइन वैसा नहीं नोट करते, बस डैश लगा के लिख लेते हैं कि हाँ ऐसा हो। ठीक है, आ जाते हैं हसन गंगू के ऊपर। हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी और हसन गंगू पहला इसका साम्राज्य का शासक भी था जिसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई। ठीक है, और वही राज जो दुआब इसी समय से शुरू हुआ, ये टसल जो पूरा का पूरा शुरू हुआ हसन गंगू के ही समय से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जो है हसन गंगू का लगातार जो स्ट्रगल है वो सिर्फ और सिर्फ हमको देखने को विजयनगर के साथ नहीं मिलता, और भी कुछ साम्राज्य हैं जिनके साथ में इसका संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, वो जैसे वारंगल राज्य, वारंगल भी एक राज्य जो मैंने बताया जस्ट सटा हुआ राज्य था जहां से लगातार संघर्ष होते रहते थे विजयनगर वालों के भी। तो इसीलिए यहाँ पे वारंगल भी है क्योंकि हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संघर्ष इनसे भी है। आगे चल के इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि वारंगल के साथ में मिलकर बहमनी साम्राज्य ने अटैक कर दिया था विजयनगर के ऊपर और दोनों ने मिलकर विजयनगर को हराया था। जब आप लोग एक बार पढ़ते हो कि विजयनगर साम्राज्य को बहमनी वालों ने हरा दिया तो वो यही है कि यहाँ पे वारंगल के साथ में इन्होंने, लेकिन अभी यहाँ की इन दोनों की शत्रुता चल रही है या फिर दुश्मनी चला करती थी। ठीक है, मोहम्मद प्रथम जो था इनका उत्तराधिकारी बना, जैसे कि आप लोगों ने क्रोनोलॉजी में देखा होगा। तो ये उत्तराधिकारी इनका बनता है और उत्तराधिकारी के बनने के बाद में इसने क्या करा, वारंगल पे भी हमले किए और वारंगल पे जैसा स्ट्रगल चल रहा था, हमले करने के बाद में इनको वहां से बहुत ही अमाउंट में सोना चांदी या किसी भी तरीके का रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए, जिसकी वजह से बहमनी साम्राज्य यहीं से रिच साम्राज्य बना। अभी तक एक सामान्य साम्राज्य हुआ करता था, इसी के बाद में वारंगल को लूटने के बाद में ये लोग क्या हुए, मजबूत हो गए, इनकी स्थिति मजबूत हो गई और यहाँ पे इन लोगों ने अपने साम्राज्य को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया। ठीक है, एक पॉइंट लिखा है 1425 में वारंगल पर विजय प्राप्त करने के बाद उड़ीसा के राजाओं ने पूर्व की ओर अपनी प्रगति रोक दी। ठीक, मतलब उड़ीसा के लोगों ने अब बहमनी साम्राज्य की ओर बढ़ना छोड़ दिया था। ठीक है, कि बहमनी साम्राज्य की तरफ बढ़ने का कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि जो वारंगल को हरा चुके अगर उससे हम लोग लड़ेंगे इस समय तो ये हमारे लिए ही बैकफायर कर देगा, उल्टा हमारे ऊपर आएगा। तो इन्होंने क्या करा था इस समय, यहाँ पे उड़ीसा के राजाओं ने, मतलब कौन है, गजपति राजाओं की बात हो रही है, उन्होंने अब यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी संकट बहमनी साम्राज्य के लोगों के साथ में छोड़ दिया। ठीक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अहमद शाह अलवली। 1429 में आप लोग देखेंगे शासकों में लिखे हुए अहमद शाह, इन्होंने राजधानी को गुलबर्गा से बदलकर बीदर कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक पीसीएस 2018 का है, एक बार जाकर देखिएगा, 18 या 19 में शायद ये क्वेश्चन आया था कि किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बदलकर बीदर कर दी थी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। एक बार अलवली भी लिखा हुआ सिर्फ आया है और एक बार सिर्फ अहमद शाह भी लिखा हुआ आया है, तो अच्छा यही होगा कि हम पूरा नाम याद कर ले, अहमद शाह अलवली का ही नाम पूरा याद कर ले। तो अहमद शाह अलवली ने 1429 में राजधानी को गुलबर्गा से बदलकर बीदर कर दिया। अरे कोहिनूर वाला बचा है तुम लोग का, तुमने अच्छा याद किया। कौन पढ़ के आया, कोहिनूर पे हो ही नहीं पा रहा है सेशन, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो, याद ही नहीं दिलाते हो। किसने किसने तैयार किया था, किसने दी थी कॉपी मुझे? कुछ कॉपी भी आई थी ना मेरे पास चेक होने के लिए। हाँ, तुमने नहीं दिया वाला, तुमने दिया था ना, तो मतलब लिखा है तो आता तो होगा तुम लोग को। बोल तो लोग 2-2 मिनट कोहिनूर के बारे में सब लोग। हाँ, राजतंत्र क्या होता है? राज होता है, राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्रीय तंत्र, राजतंत्रीय, संसदीय, राज संसदीय,
तंत्र क्या होता है, राज संसदीय तंत्र क्या होता है। ये कुछ अलग पूछा है तुमने, ऐसे जो दो शब्दों को तुमने मिला के पूछा है। राजतंत्र होता है और संसदीय तंत्र होता है, इन दोनों। हाँ, तो ये वही होगा जहाँ पे राजतंत्र और संसद दोनों चलती हो, ऐसा ही तंत्र राज संसदीय तंत्र होता है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, लंदन है, ब्रिटेन जिसका एग्जाम्पल है, उसके बारे में आप बात करें। हाँ, तो कोहिनूर कौन बोलेगा 2-3 मिनट के लिए? सोनू शर्मा, आर यू रेडी? फोन में है, देख के बोलोगे? नहीं, 3 होमवर्क दिए थे ना मैंने आप लोग को, छुट्टियां आप लोगों ने अच्छे से व्यतीत की होंगी। 3 क्वेश्चन भेजा तो था, मतलब देखा नहीं है, सिर्फ भेजा था, जितना देख लिया। 3 क्वेश्चन मेंस के दिए थे आंसर राइटिंग के लिए। शिवांशी कल दिखा रही थी मुझे, शिवांशी ने कर लिया शायद, और तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा किसी ने वहां से, तभी नहीं लिया होगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए, 20 क्वेश्चन थे लगभग, है ना, वो क्वेश्चन भी दिए थे। और तीसरा होमवर्क ये था कोहिनूर के ऊपर स्पीच डिलीवर प्रेजेंटेशन करनी। तीनों में से कोई भी एक किसी ने किया है, हाथ उठाओ तो। तीनों किए, वेरी गुड। और कोई है यहाँ पे? कोई नहीं। ऐसे करोगे यूपीएससी है? तुमसे वो भी नहीं होगा बता, हम लिख के दे देंगे तुम्हें आज, वो भी नहीं हो पाएगा। ऐसी हरकतों से एसएससी भी नहीं हो पाएगा, बीसीएस तो बहुत दूर की बात है। होमवर्क तो देखा करो एटलीस्ट जाके, और ग्रुप के ऊपर तो सभी लोग देखते होंगे, कम से कम 10-12 तो उसके ऊपर टिक भी हैं, लाइक या जो भी है, तो ऐसे 10-12 लोगों ने तो देखा ही होगा। चलो और लोगों का मान शायद नहीं, तुम लोग आज से लाइक वाइक करना छोड़ दोगे। छोड़ो, वरना ये तो देख लेते हैं किसने देखा, उनको तो देख ही जाता है कि किसने देखा। जब ग्रुप पे पढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है सभी लोग देख रहे होंगे, है ना। कब हो जाएगा कंप्लीट? परसों? मैं तो ले दूंगी। और परसों तक दे दे टाइम, दे दोगे? तीनों चीजें हो जाएंगी परसों तक। 3 क्वेश्चन लिखने थे, मात्र 3 क्वेश्चन दिए थे लिखने के लिए, 150 शब्दों में, मतलब 450 शब्द लिखते अगर आप, तो आधा घंटा भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलो ढूंढ ढांड के लिखो, इधर उधर से भी अगर थोड़ा कलेक्ट करके लिखोगे तो 1 घंटा मान लो, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन लिख लो, ठीक। उसके बाद में भी 20 क्वेश्चन थे, वो आपको प्रैक्टिस करने थे, सिर्फ प्रैक्टिस करने थे। कोहिनूर के ऊपर 15 मिनट का एक अच्छा सा वीडियो तैयार कर लो, कोई कुछ भी तैयार कर लो और उसको डिलीवर कर दो। आप ही लोग के फायदे की बात है, इसमें मेरा क्या है, कुछ नहीं, तो आप ही लोग का फायदा उसमें। करो उसको परसों तक, ठीक है, परसों करते हैं इसमें। चलिए, बहमानी साम्राज्य से रिलेटेड कुछ और चीजें देखिए। इनके शासकों के बारे में देख लीजिए। हासन गंगो बहमानी की बात करें, पहले शासक थे, ठीक है। तो इन्होंने, इनके बारे में अगर बात करें तो बेसिकली वही सब बातें। इनके साम्राज्य के समय कहां से कहां तक ये फैला हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बोला जाता है पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इनके समय में पूरा बहमानी साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें इंडिया के मैप की, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस पूरे साम्राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम लोग विजयनगर का भी वर्चस्व देखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके समय में ये साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था, ठीक। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक बोलने का मतलब ये है कि साम्राज्य भले से यहाँ तक होगा, लेकिन उसका वर्चस्व विजयनगर साम्राज्य को भी क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा हुआ था, ठीक है। तो वर्चस्व इनका यहाँ से यहाँ तक वाला फैला हुआ था। कृष्णा नदी तक का पूरा दक्कन क्षेत्र इसी में शामिल था। मतलब दक्षिण में अगर हम लोग यहाँ पे चले आए कृष्णा नदी तक, तो कृष्णा नदी तक का पूरा दक्कनी इलाका किसके साम्राज्य में था? बहमानी साम्राज्य के अंतर्गत हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद देवगिरी इसकी राजधानी थी। देवगिरी क्या? महाराष्ट्र के अंदर। मतलब देखने को मिला है कि बहमानी का वर्चस्व देवगिरी तक भी है। मतलब बहमानी साम्राज्य थोड़ा उत्तर की तरफ भी बढ़ रहा था, जैसा कि हम लोग ने भी पहले क्लास से बात की थी। इसके बाद में मोहम्मद शाह प्रथम आते हैं साम्राज्य के लिए, ठीक है। उनके साम्राज्य के अंदर कुछ खास चीजें हैं नहीं, ठीक है।
तो बेसिकली बस लास्ट पॉइंट देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने विजयनगर के बुक्का प्रथम और वारंगल की कपिल नायक को परास्त किया था। बुक्का प्रथम विजयनगर के जो शासक थे, उनको हराने वाले शासक का नाम क्या है? मोहम्मद शाह प्रथम। पूछ लिया जाता है कभी कभी। और वारंगल को भी इन्होंने हराया था। तो दो बड़े साम्राज्य जिनके विपरीत खड़े हुए थे, मोहम्मद शाह उनको हराने के लिए जाने जाते। इसीलिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, मोहम्मद शाह के समय में ये साम्राज्य सबसे ज्यादा रिच साम्राज्य बन गया, सबसे अमीर इसी समय बना था, क्योंकि दो साम्राज्यों को लूटा गया इस समय, विजयनगर को और वारंगल को। और जब दो साम्राज्यों को लूटा जाएगा तो अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो। उसके बाद में मोहम्मद शाह सेकंड आते हैं। ठीक है, इन्होंने 1378 में राजगद्दी को संभाला था, जैसा आप लोग ने यहाँ पे देखा है, लिखा भी। इनके समय में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है वास्तुकला। वास्तुकला जितने भी स्ट्रक्चर देखोगे आप, बहुत सारे स्ट्रक्चर इन्हीं मोहम्मद शाह द्वितीय के समय में ही बने। आगे कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको मैं उसके। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर इनके समय में बने। वास्तुकला के सबसे इंपॉर्टेंट शासकों में से एक है। मुगलों में वास्तुकला के लिए कौन जाना जाता है? मुगलों में वास्तुकला के लिए कौन जाना जाता है? वास्तुकला समझ रहे हो ना? मॉन्यूमेंट्स को बनाना, जो शाहजहां माना जाता है। शाहजहां ताजमहल से लेकर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उसने बनाए थे, और ताजमहल ये माइलस्टोन बन गया था, इसलिए उसको वास्तुकला का संरक्षक बोला जाता है। ठीक है, जहांगीर को तो पेंटिंग का बोला जाता था। ठीक है, पेंटिंग का बोला जाता है, वास्तुकला का इनको बोला जाता है। ठीक है, पड़ोसियों के साथ कोई इनके किसी भी तरीके कोई स्ट्रगल देखने को नहीं मिलेंगे, कोई युद्ध देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो काफी मैत्रीपूर्ण संबंध इन्होंने स्थापित किए। इन्होंने अपने राज्य के अंदर अस्पतालों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे, हम लोग ने तुगलक या फिर खिलजी वंश के दौरान भी पढ़े हैं, तमाम तरीके के ऐसे अस्पताल होते थे जिन अस्पतालों में मुफ्त सेवाएं मरीजों को दी जाती थी। ऐसे अस्पतालों को क्या कहा जाता था? दारुल शिफा बोला जाता। तो ऐसे दारुल शिफा का निर्माण भी मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल के अंदर हुआ था। पूछ सकता है दारुल शिफा का निर्माण कौन से बहमनी साम्राज्य के शासक ने करवाया था? ठीक है, इन्होंने कई मस्जिदों और मदरसों तथा अन्य धार्मिक संस्थानों का भी निर्माण कराया। तो निर्माण ही निर्माण देख रहे हैं इनके शासनकाल के अंदर, इसलिए इनको वास्तुकला का निर्माता बोला जाता है या संरक्षक बोला जाता है। फिरोज शाह बहमनी इस साम्राज्य का सबसे प्रभावी और शक्तिशाली शासक है। ठीक है, सबसे प्रभावी और शक्तिशाली शासक इसको ही बोला जाता है। और इस बात से सभी लोग सहमत हैं, लगभग अधिकांश लोग, क्या सभी लोग सहमत हैं, क्योंकि इससे ताकतवर शासक देखने को मिला नहीं। क्यों? इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के सम्राट देवराय प्रथम को हराने के बाद उनकी बेटी से विवाह किया। भी क्वेश्चन देखा था हम लोग ने, इसी यही क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे। ठीक, भीम नदी के तट पर उन्होंने फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी। फिरोजाबाद को किसने बसाया था? वो बसाने वाले कौन है? फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, फिरोजपुर किसने बसाया? उसके बाद वाला फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोजपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बताया था। ठीक है, फिरोजाबाद के लिए जाना जाता है फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, फिरोज शाह कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था इसलिए हटा दिया था, इंपॉर्टेंट नहीं था। ध्यान रखिएगा, फिरोजाबाद शहर कहाँ बसा हुआ है? भीमा नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये महत्व किसको देते थे? बेसिकली कविता, कला या आर्ट फॉर्म्स जितनी भी थी उन सबको महत्व देते थे। ऐसा अगर मुगल शासकों में पूछा जाए कौन है ऐसा शासक जो कल्चर को या संस्कृति को, कविताओं को और कला को महत्व देता था? अकबर, बेसिकली अकबर। ठीक है, सिर्फ कला की बात करोगे तो जहांगीर हो जाएगा, लेकिन संस्कृति की, कविता और कला सबको मिला के बात करें तो वो अकबर है। ठीक है, इसके बाद अहमद शाह है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक। फिरोज शाह के बाद इन्हीं को माना जाता है कि फिरोज शाह के बाद अगर कोई प्रतापी शासक बना बहमनी में तो वो अहमद शाह है। ठीक है, अहमद शाह को बोला जाता है क्रूर और हिंसक शासक। ठीक, जैसे आप औरंगजेब के बारे में पढ़ोगे, मुगलों में औरंगजेब के लिए जो व्याख्याएं की जाती हैं वही व्याख्या किसके लिए की जा रही है? अहमद शाह के लिए की जा रही है। इसने पूरे वारंगल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा वारंगल साम्राज्य किसमें आके मिल गया था? इस समय बहमनी साम्राज्य में। और अहमद शाह उस समय रूलर थे जब वारंगल का पूरा साम्राज्य आके इनके साथ में मिल गया। ठीक है,
उसके बाद गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाना, ठीक है, बताया था अभी पहले मैंने। तो गुलबर्गा को बदल के इसने बीदर को अपनी राजधानी बना दिया। बीदर को राजधानी बनाने का सीधा लक्ष्य क्या था? उत्तर भारत के ऊपर आगे बढ़ना, ठीक है। समय चल रहा है 1422 का। भारत के ऊपर कौन शासन कर रहा है? उत्तर भारत में सैयद डायनेस्टी होगी। 1414 से 1451 सैयद डायनेस्टी रही है। तो कौन शासन कर रहा है? सैयद डायनेस्टी। तो आप समझ सकते हो कि दक्षिण भारत के लोग उस समय, उत्तर भारत में लोग भूल ही गए थे कि साम्राज्य नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि सैयद वंश बहुत कमजोर वंश माना गया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना भी ठीक नहीं समझते, ठीक है। तो बहुत कमजोर वंश माना गया। तो इस वजह से दक्षिण भारत के ऊपर सबकी निगाहें थी उस समय। पूरे विश्व के जितने भी राइटर्स थे या जितने भी फिलोसफर थे, वो सब दक्षिण भारत की बातें किया करते थे। और दक्षिण भारत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि यहाँ के शासक अब उत्तर भारत को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। आप अभी तक पढ़ते आए होंगे, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है कि उत्तर भारत के शासक जाते थे दक्षिण भारत में अटैक करने और उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते थे। पूरा खिलजी वंश देखा, पूरा तुगलक वंश इसी में देखते चले आए हम लोग। लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया, बहमनी साम्राज्य अटैक करता है किसके ऊपर? उत्तर भारत के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तभी आप देखोगे कि देवगिरी भी किसका हिस्सा बन जाता है? वो इन्हीं लोगों का हिस्सा बन जाता है, ठीक। इसीलिए अहमद शाह को इस समय का किरताबी शासक भी बोला जाता है। उत्तर भारत में भी इसने अपना वर्चस्व जमाया था। मोहम्मद शाह तृतीय, ठीक है, मोहम्मद शाह तृतीय सिर्फ 9 वर्ष की उम्र थी इनकी जब ये सुल्तान बने, गद्दी के ऊपर बैठे, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु एकदम आकस्मिक हो गई थी। इतना छोटा था ये कि महमूद गवान को आना पड़ा इनको संरक्षण देने के लिए। महमूद गवान वो नाम है कि आप तमाम बहमनी के शासकों को एक तरफ रख दीजिए और महमूद गवान को एक तरफ रख दीजिए अकेला। उसके बाद में भी महमूद गवान का वजन ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये पूरे बहमनी साम्राज्य में। बहमनी साम्राज्य में यूपीएससी या पीसीएस में क्वेश्चन भी अगर कहीं से आते हैं तो वो घूम फिर के महमूद गवान पे चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सारे शासकों को एक तरफ रख के महमूद गवान को एक तरफ रखने का मतलब है कि महमूद गवान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए भी और बहमनी साम्राज्य के लिए भी। महमूद गवान क्या था? एक बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी का सुपरिटेंडेंट था, ठीक है, कमांडर था, और वो जो है बहमनी साम्राज्य के अधीन सिर्फ रह रहा था। हुआ क्या कि 9 साल की उम्र में जब इनकी मृत्यु हो गई इनके पिताजी की, तो मोहम्मद शाह थर्ड यहाँ पे गद्दी पे आए। तो 9 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति पूरे राज को नहीं संभाल पाएगा। खतरा दूसरी तरफ से विजयनगर भी तो है, वारंगल भी है, ये लोग वापस से अपनी सत्ता छीनेंगे और विजयनगर अटैक करके पूरी सत्ता को खत्म भी कर सकता है। तो यहाँ आगे इन्होंने संभाला था। जैसा केस हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? मुगलों में पढ़ते हैं, अकबर के साथ में। किसने संभाला था अकबर को आगे? बैरम खान ने संभाला था आगे। तो बैरम खान की वजह से ही वो इतना शक्तिशाली शासक बन पाया। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ पे महमूद गवान इतना शक्तिशाली बन गया कि मोहम्मद शाह तृतीय का सारा वजूद ही यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। उसके कारण भी थे बहुत सारे, वो भी देखेंगे आप लोग। महमूद गवान ने यहाँ पे अकेले जाके अपने दम पे, यहाँ पे देखिए, संगमेश्वर, उड़ीसा, कोंकण और विजयनगर के सुल्तानों को हराया था अकेले। सोचिए कमांडर है सिर्फ और सिर्फ, और कमांडर जाके लीड कर रहा है वॉर के अंदर, युद्धों के अंदर, और उसको जीत रहा है जाके, ठीक है। राजा सिर्फ छोटा सा है, छोटा के आगे चल के ये 20 साल इन्होंने शासन किया है मोहम्मद शाह तृतीय ने, और 20 साल के अंदर भी ये इतने प्रतापी नहीं बन पाए, क्योंकि कंट्रोल लगातार प्रभावी रूप से किसका रहा है? महमूद गवान का है। तो महमूद गवान को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल चीजों में नहीं है, राजनीतिक चीजों में नहीं है, कला एवं संस्कृति में बहुत योगदान है इनका। इन्होंने यहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग बनवाया था। वो आर्किटेक्चर आज के समय में भी दक्षिण भारत में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर में काउंट होता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। देखिए महमूद गवान है कौन, ठीक है। महमूद गवान शासक की जगह शासन भी किया करता था और उनको पद प्रदर्शन भी किया करता था कि आपको इस रास्ते पे चलना है, इस तरीके से चीजों को करना है। महमूद गवान वित्त व्यवस्था से लेकर राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक जो भी चेंजेस होते थे उन सबका डिसीजन भी कौन लेता था? महमूद गवान ही लिया करता था। राज्य के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई भी चीज का स्ट्रक्चर बनना है, स्थापत्य कला का निर्माण होना है, कला का निर्माण होना है, अपने दरबार के अंदर किसको अपॉइंट करना है, किसको हटाना है, इस सब का भी डिसीजन कौन लेता था? वो भी महमूद गवान ही लिया करता था।
महमूद गवा ने 20 साल के अंदर साम्राज्य को न सिर्फ विस्तारित किया, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि अरब से सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूरा का पूरा जो बहमनी साम्राज्य फैला, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान महमूद गवा का था। महमूद गवा इतनी ईमानदारी से लगातार इनके साथ में कार्य कर रहा था और लगातार इस कार्य को करता हुआ बहमनी साम्राज्य के लिए कार्य कर रहा था। महमूद गवा का जो आप लोग अगर हिस्ट्री इतिहास देखोगे तो ये ना तो भारत का रहने वाला है, ना भारत की सरजमी का है। ये कहाँ का है? बेसिकली ईरान और इराक की फारस की खाड़ी के इलाके का था, जिसको भारत से बहुत सी बहमनी साम्राज्य के शासकों ने बुलाया था यहाँ पे गवर्नर बनाने के लिए, ठीक है, या सेना का अध्यक्ष बनाने के लिए। तो ये आगे उसके बाद में भी लगातार लॉयल रहता है बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य का इतनी लॉयल्टी के बाद में भी 1480s का जब दौर आता है, लगभग 1481, ये लिखा हुआ भी है, 1481 में इतनी लॉयल्टी के बाद में भी क्या होता है, महमूद गवा को वही शासक जिसको वो 20 साल से संरक्षण दे रहा था, फांसी की सजा सुना देता है, ठीक है। और फांसी की सजा सुना देने का पीछे कारण ये होता है कि महमूद गवा को जिम्मेदार माना जाता है कि ये हस्तक्षेप किए हैं राजनीतिक जो भी चेंजेस हो रहे हैं पूरे साम्राज्य के अंदर, और यहाँ से शासक को हटा के गद्दी को छीनना चाहते हैं। तो इन मूर्खों ने ये नहीं सोचा होगा कि 20 साल से जब गद्दी नहीं छीनी तो अब गद्दी को क्या छीनेगा, ठीक है। वो लगातार साम्राज्य के लिए काम कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों के कहने पे ये गलती किसने कर दी? ये गलती मोहम्मद शाह थर्ड ने कर दी और इनको यहाँ पे फांसी दे दी। इनकी फांसी के बाद में 1482 में ही उन्हीं लोगों ने षड्यंत्र करके मोहम्मद शाह तृतीय को भी मरवा दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली उनका षड्यंत्र था। वही जो अमीर वर्ग होता था, हर जगह नॉबल्स कुछ होते थे, वही वर्ग लाते थे और इस तरीके की चीजें करते थे। किसी को दौलत दिग्गज मिल जाते हैं और किसी को इस तरीके के लोग मिल जाते हैं जो पूरा साम्राज्य बर्बाद कर देते हैं। तो ये बदकिस्मत लोग थे जिन्हें ऐसे लोग मिले, ठीक है। तो इनको ऐसे लोग मिले जिसकी वजह से पहले तो महमूद गवा गया, ठीक है, और उसके बाद में खुद मोहम्मद तृतीय यहाँ पे मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं इन्हीं लोगों की द्वारा, ठीक है। अब इनको फांसी हो गई, 1482 में ये भी खत्म हो गया। इसके बाद में पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म मान लीजिए। अब इसके बाद में साम्राज्य किसी काम का रह नहीं गया। जो हम लोग ने बात करी ना 1527 तक, अपनी 1482 से लेकर 1527 तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके कोई बैठता रहेगा, कोई जाता रहेगा, इतना ही होता रहेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। करीमुल्लाह जो लास्ट 1526 तक देखते हैं हमको, वहां तक शासन सिर्फ और सिर्फ अस्थायी तौर पर चलता रहता है। मतलब उसकी कोई भी ऐसी स्थायी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है जहाँ शासन में कोई डेवलपमेंट हो रहा हो, जनता के लिए कोई कार्य हो रहा हो, कुछ भी वहां देखने को ऐसा नहीं मिला हमें। तो ये पूरा का पूरा टाइम जो था सिर्फ खराबी था। इसी वजह से क्या हुआ, जनता यहाँ की इतना ज्यादा ऊब चुकी थी बहमनी साम्राज्य से कि उसी में से कुछ लोगों ने निकल के क्या करा, अलग अलग अपने साम्राज्य को बना लिया। तो वो साम्राज्य ही आगे चल के कुछ नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम जरा नोट कर लीजिए आप लोग एक बार, शासन बताएंगे बाद में। ये देखिए, ये 5 साम्राज्य यहाँ पे बने, ठीक है। पांच साम्राज्य टोटल यहाँ पे बने, ठीक है। आदिल शाही डायनेस्टी बोलते हैं पहला जिसको हम लोग, दूसरा निजाम शाही बोलते हैं, तीसरा कुतुब शाही, उसके बाद में इमाद शाही और फिर बारिद शाही। ठीक है। आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर के अंदर बेसिकली देखने को मिलती है, अहमदनगर के अंदर निजाम शाही देखने को मिलती है, गोलकुंडा के अंदर कुतुब शाही देखने को मिलती है, बरार के अंदर इमाद शाही, ये बरार है। बरार के अंदर जो है इमाद शाही देखने को मिलती है। उसके बाद बीदर के अंदर बरीद शाही डायनेस्टी, ये प्रमुख 5 राजवंश हैं जो यहाँ देखने को हमको मिल रहा है। इन प्रमुख 5 राजवंशों के अंदर सबसे प्रतापी राजवंश कौन सा था, कोई बताएगा? किसी ने कुछ पढ़ा? बीजापुर। बीजापुर के शासक आदिल शाही डायनेस्टी के यूसुफ आदिल शाही। बोला भी जाता है कि ये यहाँ पे यूसुफ आदिल शाही सबसे, इन 5 के अंदर भी मिला लो तो सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, ठीक है। तो यूसुफ आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाही शासक थे ही सब इम्पोर्टेंट शासक इस समय, ठीक है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये पांचों याद कर लीजिए। इनका जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना ईयर का, कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी डायनेस्टी कब कब रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग औरंगजेब के बारे में या मुगल शासकों के बारे में पढ़ना होंगे तो हमको पता चलेगा कि सारे मुगल शासकों के अंदर देखने को मिलेगा कि किसी ने आदिल शाही को अपने साम्राज्य में मिला लिया, किसी ने निजाम शाही को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलो एक लॉजिक लगाते हैं, आप लोग खुद बताओ 1686 में कौन सा मुगल शासक होगा जिसने इस साम्राज्य को मिला लिया होगा? औरंगजेब, औरंगजेब ने मिला लिया होगा। 1633 में कौन साम्राज्य का शासक होगा जिसने इसको मिला लिया होगा? 1633 में कौन मुगल शासक था? शाहजहां। शाहजहां ही है, ठीक है, शाहजहां यहाँ पे है। उसके बाद में 1518 से 1687, अगेन 87 में कौन होगा? औरंगजेब ही होगा, ठीक है, 86 87। 1574 में कौन होगा? हाँ हाँ कोई बोलो, सही बोल रहे हो, अकबर है ना, ठीक है बिल्कुल एकदम। 1574 में अकबर ही है, ठीक है। ये वही समय है जब अकबर बौरा गए थे थोड़ा सा, ठीक है। बौराने का मतलब पागल हो गए थे थोड़ा, अपने आप को कि अपनीच ही भगवान है वैसा वाला बोल सकता हूँ, तो वो अपने आप को भगवान मानने लगे थे इस समय कि जनता में सिर्फ जब शासन नहीं, मैं तो भगवान भी हूँ, ऐसा उन्होंने अपना दीन इलाही धर्म मनाना सब शुरू कर दिया। ये वही समय है। 1619 में कौन है? जहांगीर, ठीक है। तो पता ही है आप लोग को, आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में तो सबके बारे में अलग अलग डिफरेंशिएट होता चला जाएगा, कौन कौन किस समय में शासन कर रहा है। पांचों नोट कर लिए। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बहुत डिटेल में है दिया हुआ है। उससे पहले देख लीजिएगा यहाँ का प्रशासन। सामंती व्यवस्था थी बोला जा रहा है। सामंती व्यवस्था समझते हैं आप लोग क्या होती है? फ्यूडलिज्म, समझाओ इसको, ये तो अंग्रेजी है। सामंती व्यवस्था किसको कहते हैं? सामंतवादी व्यवस्था किसको कहते हैं? फ्यूडलिज्म है तो है क्या फ्यूडलिज्म? सामंत किसको कहते हैं? हाँ क्या है, मतलब कौन सी व्यवस्था है, किसको बोलेंगे ऐसा? भूमि की व्यवस्था होती है एक तरीके से, मतलब जो सैलरी है वो पैसों में देकर भूमि के पार्ट में दी जाती है। भूमि के पार्ट में दी जाती है। भूमि तो हमारे बारे में बात नहीं होती है, लैंड से रिलेटेड चीजें, लैंड से रिलेटेड होती है। ओके ठीक है, ये होती है सामंतवादी व्यवस्था। सर बहुत बड़ी लैंड होती है, ठीक है, उस पे सर जो लोग काम करते हैं और उनका ओनर होता है वो उस काम कराता है, उसके वजह से कुछ उनको सर साम्राज्य व्यवस्था यूरोप से निकल के आई थी। सर यूरोप में आई थी ये व्यवस्था। ठीक है ये थी जो बाल समाज था उसका विघटन हो गया था। उसके बाद जो लोकल लोग थे अपनी अपनी बॉडी बनाने लगे अपनी, उसके ऊपर एक शासन था, उसके ऊपर एक नीचे था, उसके नीचे था। लेकिन होता नहीं है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यमंत्री, इस प्रकार से लोकल बॉडी से कैश करके एक इंसान को डिलीट करते थे। नहीं सर मैं बताऊं एक चीज, मध्यकालीन में सर, मध्यकालीन में ठीक है समझ गया मजा। हाँ पहले बताओ सर, मतलब ऐसा होता है कि एक जैसे ये जगह है, इसमें हमारा आपका राज है मेरा ही राज है। तो मतलब अगर इसका कोई पार्ट ऐसा होगा जहाँ पर हम खेती करना चाह रहे हैं लेकिन आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं तो हम वो जो लैंड है वो हम उनको दे देंगे कि मतलब तुम इस पे खेती करो और आप मतलब चीजें करो और रहेंगे आपके अंडर में, पर वो अपना अधिकार उस पर दिखा सकते हैं। राजस्व जो अधिकार है वो थोड़ा सा उनको दिया जा सकता है, तो इस तरह से कुछ है। मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है, रेवेन्यू या इकोनॉमिक कंट्रोल है, ये कहना चाह रहे हो उसको सामंतवाद। सर सामंतवाद में ये ग्रामीण व्यवस्था थी। और यहाँ पर मुद्रा जब कोई साम्राज्य विघटन हो जाता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आ जाता है, ये कहते हैं कृषि प्रधान। बैठक चल गया तो यहाँ पर
तुम जो कहना चाह रहे हो वो बात नहीं कहना चाह रहे हो, लेकिन उस तरीके से नहीं कह पा रहे हो जैसे कहना चाहिए। देखो दो तीन चीजें पल्लवी ने बताई अभी, उन सबको जोड़ के और भी कुछ चीजों को जोड़ के, जैसे फ्यूडलिज्म बताया आपने। हाँ, सामंतवादी व्यवस्था बेसिकली ऐसी व्यवस्था है जो नो डाउट भूमि या फिर लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड है। पहली चीज तो अगर आप किसी भी साम्राज्य को चलाना चाहते हैं तो साम्राज्य को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जमीनों का बंटवारा करना पड़ेगा, या तो पूरी जमीन को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कहीं कहीं क्या होता है कि वो भूमि का कंट्रोल जो होता है वो शासक डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ना लेके क्या करता है, सामंतवादों को दे देता है। सामंतवादों का मतलब जो उस लैंड के ओनर होते हैं, ठीक है, ओनर ऑफ द लैंड क्या बोला जाता है, सामंतवाद बोला जाता है। यही फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है। उन्हीं सामंतवादों से राजा कार्य लेता है और उन्हीं तमाम लोगों से कार्य लेने के बाद में अपने शासन को चलाया करता है। अब एक लैंड पे अगर कोई सामंतवाद अपॉइंट कर दिया गया है तो उस लैंड के सामंतवाद ही की जिम्मेदारी है तमाम कर व्यवस्था की देखरेख करना और सारे करों को उठा के किसको देना, राजा को देना। ठीक है, तो यही व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था कहलाती है। राजतंत्र देखने को मिल रहा है यहाँ पे, नो डाउट राजा है, लेकिन राजा क्या कर रहा है, लैंड सेटलमेंट का सिस्टम चला रहा है। जैसा आगे आप लोग देखोगे जब अंग्रेज आए भारत के अंदर तो अंग्रेजों ने क्या करा, यहाँ पे गवर्नरशिप करी, गवर्नर बने आके, वाइसराय बने आके, लेकिन साथ साथ में उन्होंने क्या करा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी लागू करके रखा। और ऐसा बहुत सारे शासक नहीं किया करते थे। इनकी सामंतवादी व्यवस्था इसलिए अलग है क्योंकि ये अपने सामंतों को या फिर सामंतवादी लोगों को अपने साम्राज्य के अंदर मिला के तमाम तरीके का लैंड कलेक्शन लिया करते थे और उनको इंडिपेंडेंस भी दे दिया करते थे। ऐसा जरूरी नहीं कि हम तुम्हारे ऊपर पॉलिटिकल अधिकार रखेंगे, हम तुम्हारे क्षेत्र पे शासन ही कर रहे हैं, नहीं जरूरी है, लेकिन हाँ तुम जो भी कर लोगे वो कर लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी हमको देना पड़ेगा। ऐसा आगे आप देखेंगे जब मराठास को पढ़ेंगे, मराठों के समय में भी ये चीजें हुई थी। जब चौथ, सरदेशमुखी इस तरीके के करों को उन्होंने लेना शुरू किया था तो उनका पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर, लेकिन मुगलों के द्वारा परमिशन लेके उन्होंने उन चीजों को लेना शुरू किया था। तो कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमिक कंट्रोल की वजह से भी आप शासन करते हैं किसी दूसरी जगह पे, उसी को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी से रिलेटेड है। हाँ, जो विश्वविद्यालय में पढ़ा है, जो रोम समाज का, जब जर्मनी बाबरी आए थे भारत में यूरोप में, तो इसका विघटन कर दिया गया था रोम समाज का। तो दुनिया थी उसका क्या मतलब, रोम समाज का विघटन हो गया था उससे, क्योंकि जनजाति की छोटे छोटे समूह बन गई थी, तो वहां से कानून व्यवस्था निकल के आई थी। अच्छा, ये क्या है, इसमें क्या है अंतर दोनों में? हाँ देखो, सामंतवादी व्यवस्था भारत के अंदर जो हमने बात करा कि एक शासक कई सारे सामंतों को अपॉइंट करता है, अपॉइंट करके उनसे कर व्यवस्था लागू करके वहां पे सामंतवादी व्यवस्था लागू कर देता है। जो आप बात कर रहे हो, रोम का विघटन हुआ या इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, ये सब जो चीजें हैं ये सब सामंतवादी व्यवस्था हर जगह चला करती थी। पुरानी टेक्निक ही इसी पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, लैंड के ऊपर ओन करने के लिए जरूरी नहीं है आपको पॉलिटिकल कंट्रोल ही दिखाना पड़े, आप आर्थिक कंट्रोल दिखा के भी किसी जगह पे शासन कर सकते हो, जैसा हिटलर ने किया आने वाले समय में। उसने आसपास की सर्कमफ्रेंस के चीजों को जीता और उसके ऊपर शासन करने लगा। ठीक है, तो क्या है, क्या सर सामंतवादी तो कुछ और ही चल रहा, तुम लोग कर रहे हो क्या खर्च कर रहे हो? क्या खर्च कर रहे हो बेटे? इनर लाइन परमिट क्या होगा उससे? कुछ नहीं करते हो। ठीक है, तो सामंतवादी व्यवस्था बेसिकली इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। और ये पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर यही देखने को मिलती है। इसीलिए आगे चल के साम्राज्य का विघटन जो हम लोग ने निजामशाही, कुतुबशाही, इमारतशाही में देखा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सामंतवादी व्यवस्था है। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर करेंगे चर्चा वगैरह। हाँ बिल्कुल, करा तो है, वही तो बता रहे हैं, 5 साम्राज्य अलग अलग बन गए तो सामंतवादों ने तो बना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, एकदम सही कह रहे हो। ठीक है, चलिए।
इसके बाद में सामंतवादों के बाद में एक वर्ड कभी कभी यहाँ पे एक और यूज होता है जो है तरफदार। ठीक है, तरफदार भी यूज होता है एक वर्ड। तरफदार भी बहमानी साम्राज्य का इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, तरफदार को क्या बोला जाता है, सूबेदार भी या गवर्नर भी बोला जाता था। ठीक है, बेसिकली ये खालसा भूमि जिसका उपयोग कौन करता था, राजा। राजा के अधिकार क्षेत्र की भूमि है खालसा भूमि, उसका उपयोग वही करता है। तो ये जो गवर्नर है इनका अधिकार क्षेत्र किसके ऊपर होता था, उसी खालसा भूमि के ऊपर हुआ करता था। तरफदार के बारे में भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, कुलीन लोग जो थे अपना वेतन नकद या भूमि अनुदान या जागीर के रूप में प्राप्त करते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन के फॉर्म में। कुलीन उच्च वर्ग बोला जाता है, उच्च वर्ग। हाँ, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं सोसाइटी में उनको कुलीन वर्ग बोला जाता है। कुलीन वर्ग इस साम्राज्य के अंदर प्रशासन के अंदर सेवा देने वाले लोग थे। अमीर लोग बोल रहा था। यहाँ प्रशासन के अंदर जो सेवा देते थे बहमानी साम्राज्य को, उन सेवा देने वाले लोगों को कुलीन वर्ग बोला जा रहा है। तो कुलीन लोग अपना वेतन या तो नकद ले लेते थे, भूमि अनुदान में भी होता था, या फिर जागीर के रूप में भी होता था। ठीक है, जागीर किसको बोलते हैं, संपत्ति, जागीर संपत्ति। ठीक है, एक वर्ड यूज कर सकते हो आप उसके लिए, जागीर बेसिकली आपकी संपत्ति होती है। हाँ बिल्कुल, नहीं कह सकते, जागीर उसी को कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं, शब्दावली है जो यहाँ प्रशासन में यूज होती है इनके। ठीक है, इनकी सेना का भी देख लीजिए। यहाँ की सेना के लिए इंपॉर्टेंट चीज सबसे बड़ी यही है कि बारूद का उपयोग करने के आदी थे। ऐसा नहीं है करते थे, आदि का मतलब हर जगह बारूद ही यूज करते हैं, हर जगह धुआं धुआं धुआं। ठीक है, तो बारूद का उपयोग करके, तो बारूद का उपयोग करना मतलब बेसिक चीज थी इनकी। मतलब किसी भी वॉर के अंदर बारूद का उपयोग ये लोग करा करते थे। और साम्राज्य के अंदर बारूद का उपयोग देखने को नहीं मिलता है, वो लोग जनरली हथियारों से लड़ना पसंद किया करते थे, लेकिन ये लोग क्या करते थे, बारूद का उपयोग करते थे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि पहली बार बाबर ने भारत के अंदर बारूदों का उपयोग किया था, ये सही कहना आप सही होगा या गलत होगा? सही है। 1347 में उदय हुआ और बोला जा रहा है आदि थे ये लोग, मतलब शुरू से ही यूज कर रहे हैं बारूदों का। ठीक है, और बाबर ने आके 1526 में यूज किया तोप खाने का। देवराय फर्स्ट ने भी, क्योंकि बहमनी वाले करते थे तो फिर लड़ने के लिए जरूरी है भाई, विजयनगर वाले भी करेंगे। हाँ, और चाइना जो है दोनों वॉर होती थी तो बारूद का प्रयोग होता था। इससे हमें ये लक्ष्य मिलता है चाइना ने 7 सिस्टर के ऊपर बारूद का प्रयोग किया होगा। लेकिन पहली बार बाबर ने यूज किया, इसको कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। कई सारे राइटर्स ने बोला है, हमको दक्षिण भारत के अंदर पहले ही दिख रहा है बहमानी साम्राज्य या फिर कभी कभी विजयनगर वालों ने भी बारूद का उपयोग किया है। ठीक है, साहित्य क्या है इसके समय का, क्या क्या साहित्य के अंदर है उसके बारे में पढ़ेंगे, कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, और जो भी चीजें हैं इसके बारे में। क्या गिर गया होगा, एक ही बार। उस समय इतना पॉल्यूशन नहीं होता था, आज के समय में पॉल्यूशन बहुत होता है। एक ही है तो फिर उस हिसाब से तो आज के समय में फिलिस्तीन का बहुत गिरा हुआ होगा अगर देखा जाए। नहीं और बिगड़ रहे, सुधरे नहीं, कोई बीच में भी नहीं आ रहा है, इसलिए हालात तो आप बिगड़ रहे हैं। चलिए कल करेंगे इस बात। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, जब भी आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एक पूरा टॉपिक इस बार पढ़ाया जाएगा आपको। इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, उसका इतिहास बताया जाएगा और करंट में चल क्या रहा है उससे रिलेटेड वो भी बताया जाएगा। इससे पहले भी मतलब पूरा इतिहास ही बताया जाएगा, 1947 से लेकर अभी तक का पूरा विवाद की जड़ बताई जाएगी। करंट अफेयर्स का मतलब पता क्या होता है, ये नहीं होता कि आज जो संघर्ष चल रहा पढ़ लो खत्म हो गया। करंट अफेयर्स आपके ऐतिहासिक दृष्टि को उठा के फिर यहाँ पे उठा के लाते हैं। ठीक है, तो चीजों को मेंशन करना पड़ता है, वैसे करते हो जाएगा, कोई इशू नहीं, आराम से। ठीक है, चलिए यहीं पे रखते हैं आज का क्लास, कल करेंगे, परसों याद रखिएगा आप लोग। क्या है
ये भूल के तो क्या है छुट्टी है क्या और आज ही अटेंडेंस मैच करूंगा परसों में सर देखता हूँ कौन कौन आया होगा सर पक्का सब जानते हैं सेव तो चली जाएगी।